अब हम लोग अगला प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। इस प्रॉब्लम में सर के द्वारा यह इमेजिन किया गया है कि यह एक इंक्लाइन प्लेन है, यह भी एक इंक्लाइन प्लेन है और यह एंगल 45 डिग्री दिया गया है, जबकि यह एंगल भी 45 डिग्री दिया गया है। क्लियर है? यह 2 kg का ब्लॉक है या 4 kg का ब्लॉक है। क्लियर है? यह पुल्ली है और इस पुल्ली का जो रेडियस दिया गया है 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी कि 1/10 मीटर दिया गया है। क्लियर है? और इस पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया दिया गया है वो 0.5 kg मीटर स्क्वायर दिया गया है। क्लियर? ठीक। और यह बोला गया कि इस ब्लॉक यानी कि यह 2 kg ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट है वो 0.5 है, जबकि इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है, यानी कि यह ब्लॉक यानी कि यह जो सरफेस दिया गया है यह सरफेस फ्रिक्शनलेस दिया गया है। क्लियर है? तो हमें यह बोला गया है कि इस 4 kg ब्लॉक पे कितना एक्सलेशन डेवलप होगा उसे कैलकुलेट करके बताइए। क्लियर है? ठीक। तो सिंपल सी बात है कि मान लेते हैं कि इस 4 kg ब्लॉक का इस इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में, लेकिन इंक्लाइन प्लेन के अलोंग इसका एक्सलेशन ए है। क्लियर है? ठीक है। तो इस 4 kg ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वह कितना लगेगा, इसके वेट क्या एक कंपोनेंट लगेगा mg sin 45 डिग्री लगेगा। क्लियर है? और sin 45 कितना होता है, √2 होता है। क्लियर है? sin 45 कितना होता है, 1/√2 होता है और m कितना है, 4 है, यानी कि हम लोग क्या लिखेंगे 4g/√2 लिखेंगे। हम लोग कितना लिखेंगे 4g/√2 इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। क्लियर है? जब इस ब्लॉक पर इस डायरेक्शन में जो फोर्स लगेगा वेट का एक कंपोनेंट लगेगा वह कितना लगेगा mg, यानी कि इस ब्लॉक का मास कितना है 2 है, g के जगह पे हम लोग g ही लिखते हैं, इंटू sin 45 डिग्री। sin 45 कितना होता है 1/√2 होता है, यानी कितना लगेगा √2 इधर लगेगा। क्लियर है? ठीक है। चूंकि यह ब्लॉक इस डायरेक्शन में ए एक्सक्लेशन से नीचे की ओर आ रहा है, तो यह ब्लॉक ए एक्सक्लेशन से ऊपर की ओर जा रहा होगा। क्लियर है? ठीक है। तो जब यह ब्लॉक ऊपर की ओर मूव करेगा तो इस ब्लॉक और इस सरफेस के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स लगेगा वह किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा, यानी कि रिलेटिव मोशन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। और वह फ्रिक्शन फोर्स लगेगा कितना, फ्रिक्शन फोर्स को यदि हम लोग एफ बोल दे तो एफ बराबर क्या होता है, म्यू इंटू एन होता है। क्लियर है? तो म्यू की जगह पे हमारे पास कितना 0.5 दिया गया है और एन कितना होगा, तो एन जो होता है वह mg cos थीटा होता है। एन किधर लगेगा, ऊपर ऐसे एन लगेगा और इस एन के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में जो कंपोनेंट होगा वेट का वह कितना हो जाएगा mg cos 45 डिग्री हो जाएगा। एम हमारे पास कितना है 4 kg है, तो एम कितना हमारे पास 2 kg है, यानी कि एम की जगह पर हम लोग 2 लिखेंगे, जी की जगह पर तो जी ही होगा, cos 45 कितना होता है 1/√2 होता है, यानी कि कितना हो जाएगा 2g/√2 हो जाएगा। क्लियर है? तो एन की जगह पर हम लोग कितना लिख देंगे 2g/√2 लिख देंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। यानी कि फ्रिक्शन फोर्स जो लगेगा वह किधर लगेगा, इस डायरेक्शन में लगेगा और वह लगेगा कितना, कुछ इतना लगेगा। क्लियर है? ठीक। अच्छा, तो जब हम लोग क्लियर है? ठीक। अब हम लोग करते क्या है कि इस रस्सी के लॉन्ग टेंशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। मान लेते हैं कि इधर टेंशन T1 है तो यहाँ पर भी टेंशन कितना आ जाएगा, T1 आ जाएगा। क्योंकि इस पुल्ली के पास मास है, यानी कि इस पुल्ली के पास मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, तो इस पुल्ली के पास क्या हो जाएगा, मास होगा। जब पुल्ली के पास मास होता है तो पुल्ली के दोनों साइड स्ट्रिंग में जो टेंशन होता है वह अलग अलग होता है। क्लियर है? जब इधर T1 हमने माना तो इधर हम लोग टेंशन कितना मान लेंगे, T2 मान लेंगे। तो यहाँ पे जो टेंशन हम लोग दिखाएंगे वह किधर दिखाएंगे, ऊपर की ओर दिखाएंगे और वह भी कितना दिखाएंगे, T2 दिखाएंगे। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग टेंशन को स्ट्रिंग पर डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। क्लियर? ठीक। अब करना कुछ नहीं है, इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन लिखेंगे। तो इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन लिखेंगे तो हमको क्या पता चलेगा, यह ब्लॉक नीचे की ओर आ रहा है, यानी कि 4g/√2 माइनस क्या हो जाएगा T1 बराबर क्या हो जाएगा, इस ब्लॉक का मास कितना है 4 है, 4 इंटू ब्लॉक का एक्सप्रेशन हमने कितना माना, ए माना है, बराबर क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। तो यहाँ से T1 बराबर हमें कितना मिल जाएगा, यहाँ से T1 बराबर हमें कितना मिल जाएगा 4g/√2 माइनस 4a मिल जाएगा। क्लियर है? ठीक। अब हम लोग इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन लिखते हैं। तो इस इक्वेशन को मान लेते हैं 1। अब हम लोग इस ब्लॉक के लिए न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन इक्वेशन लिखते हैं। तो हम लोगों को क्या पता चल रहा है कि यह ब्लॉक ऊपर की ओर जा रहा है, कितना एक्सलेशन से, ए एक्सलेशन से। ऊपर की ओर लगने वाला फोर्स कितना है, T2 है, यानी कि T2 लिखेंगे माइनस इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, यानी T2 के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स कितना है 2g/√2 है, और कितना है, यह फ्रिक्शन फोर्स है। तो हम लोग कितना लिखेंगे T2 माइनस 2g/√2 माइनस 0.5 इंटू 2g/√2। क्लियर है? ठीक। बराबर कितना हो जाएगा, इस ब्लॉक का मास कितना है 2 है, इंटू एक्सप्रेशन हमने कितना माना है, ए माना, इंटू क्या लिख देंगे, ए लिख देंगे। क्लियर है? इसको सॉल्व करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, T2 बराबर 2a प्लस 2g/√2 कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, g/√2 प्लस g/√2, यानी कि 2g/√2 प्लस g/√2 मिलकर क्या हो जाएगा 3g/√2
√2 हो जाएगा। यह कितना हो जाएगा 3g/√2 आ जाएगा। क्लियर है। तो T2 का वैल्यू हमें पता चल गया। इस इक्वेशन को मान लेते हैं 2। अब हम लोग कौन सा इक्वेशन लिखेंगे, इस पुल्ली पर टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। इस पुल्ली पर किस चीज़ का इक्वेशन लिखेंगे, टॉर्क का इक्वेशन लिखेंगे। क्लियर है। तो इस पुल्ली का यह क्या है, सेंटर है। तो इस सेंटर के अबाउट क्योंकि यह ब्लॉक नीचे की ओर जा रहा है तो यह पुल्ली कैसे रोटेट करेगा, इस सेंस में रोटेट करेगा, यानी कि क्लॉकवाइज सेंस में ऐसे रोटेट करेगा। जब यह पुल्ली ऐसे रोटेट करेगा, क्लियर है, ठीक है, तो हम लोग कह सकते हैं कि T1 का टॉर्क ज़्यादा होगा और T2 का टॉर्क क्या होगा, कम होगा। क्लियर है। तो T1 का टॉर्क इस सेंटर के अबाउट जो होगा वह कितना हो जाएगा, T1 इंटू यह रेडियस R। तो क्या लिखेंगे, T1 इंटू R। किस सेंस में होगा, क्लॉकवाइज सेंस में। अब हम लोग इस T2 का टॉर्क निकालते हैं। T2 किधर है, इधर है, और रेडियस कितना है, R है, यानी कि इस T2 का इस पॉइंट के बाद जो टॉर्क होगा वो कितना होगा, T2 इंटू R होगा। तो प्लस कितना लिखेंगे, T2 इंटू R। किस सेंस में होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। किस सेंस में होगा, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में होगा। क्लियर है। और इस ब्लॉक का वेट कितना लगेगा, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में, और वो होगा कितना, इस ब्लॉक के वेट को अगर हम लोग W बोल दे तो नीचे की ओर लगेगा W। तो इस वेट का इस ओ पॉइंट के अबाउट यानी इस सेंटर के अबाउट टॉर्क कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है। तो प्लस कितना लिख देंगे, 0 लिख देंगे। तो नेट टॉर्क इक्वल टू क्या होता है, I इंटू अल्फा। तो इस पुल्ली का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो कितना है, हमारे पास I है, और इस पुल्ली का एंगुलर एक्सलेशन हम लोगों ने कितना माने हैं, अल्फा माने हैं, इंटू क्या लिख देंगे, अल्फा लिख देंगे। क्लियर है। बस इसको अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो क्लॉकवाइज सेंस को हम लोग पॉजिटिव मान लेते हैं तो हम लोगों को क्या मिलेगा, T1 इंटू R। तो एंटी क्लॉकवाइज सेंस अपने आप नेगेटिव हो जाएगा। तो माइनस क्या लिखेंगे, T2 इंटू R बराबर I इंटू अल्फा लिखेंगे। तो T1 माइनस T2 बराबर क्या मिल जाएगा, I अल्फा अपॉन R मिल जाएगा। क्लियर है। ठीक है। क्योंकि हमको किस चीज़ का वैल्यू कैलकुलेट करना है, ए का वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ए के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हमको अल्फा को क्या करना होगा, रिप्लेस करना होगा ए से। तो अल्फा को ए से रिप्लेस करने के लिए हम लोग करेंगे क्या, इस पुल्ली को ध्यान से देखेंगे। तो इस पुल्ली के पास क्या है, पुल्ली ऐसे है मेरा। क्लियर है। ठीक है। और यह पुल्ली कितना एंगुलर एक्सलेशन से रोटेट करना चालू करता है, अल्फा से रोटेट करना चालू करता है। तो जब हम लोग इस पुल्ली के इस पॉइंट को ध्यान से देखेंगे तो इस पॉइंट पर इस पुल्ली क्या, इस रोटेशनल मोशन के कारण जो लीनियर एक्सलेशन होगा वह कितना होगा, अल्फा इंटू R होगा। क्लियर है। ठीक है। और इस पॉइंट पर जो स्ट्रिंग है उस स्ट्रिंग का इस डायरेक्शन में एक्सलेशन कितना है, A है। चूंकि यह स्ट्रिंग इस पुल्ली पर क्या कर रहा है, स्लिप नहीं कर रहा है। तो स्लिप नहीं कर रहा है तो हम लोग यह कह सकते हैं कि यह स्ट्रिंग और इस पुल्ली के बीच का जो रिलेटिव मोशन है वो 0 है, यानी कोई रिलेटिव मोशन नहीं है। तो जब इस स्ट्रिंग और इस पुल्ली के बीच में रिलेटिव मोशन है ही नहीं तो ए किसके इक्वल होना चाहिए, अल्फा R के इक्वल होना चाहिए। तो ये बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, R अल्फा लिख देंगे। क्लियर है। ठीक है। तो यहाँ से अल्फा बराबर हमें क्या मिल जाएगा, R